हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बातचीत प्रोबेबिलिटी पर, जो तुम्हारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 3 डायमेंशनल अभी मैंने छोड़ दिया। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो इस चैप्टर के बाद मैं शुरू करूंगा। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलें कि ये प्रोबेबिलिटी शुरू कैसे हुई, तो हम सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो बेस है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो है चांसेस का। चांसेस ऑफ ऑब्वियसली विनिंग और लूजिंग। जो स्टार्ट हुआ था चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग किससे? डाइस से। क्योंकि जो अब हम सब जानते हैं कि जो जुआ खेला जाता है एक्चुअली उसमें पैसे लगते हैं, विनिंग लूजिंग का एक कंसेप्ट आता है, और डाइस उसमें सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। और कुछ जो बहुत कीन ऑब्जर्वर थे जो डाइस को लेकर, उनको कुछ लगने लगा कि कोई पैटर्न है, कोई नेचुरल पैटर्न है डाइस का। क्योंकि डाइस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो ये फिक्स है कि इन्हीं 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न है। और सबसे पहले जो डाइस से जीतने और हारने के चांसेस के बारे में, यानी हम कहें कि प्रोबेबिलिटी की तरफ पहला कदम चांसेस का वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो 1477 एडी में एक बुक जो थी वो पब्लिश हुई थी, या कहें कि आर्टिकल था एक्चुअली, हाँ बुक नहीं थी, आर्टिकल था। उसका नाम था डांटेज डिवाइन कॉमेडी। डांटेज डिवाइन कॉमेडी ये था जो सबसे पहले 1477 एडी में हमें कोई जिक्र मिलता है डाइस से जीतने या हारने का। और उसके बाद हमें जो थोड़ा सा काम मिलता है वो है महान गैलीलियो का। गैलीलियो हम सब जानते हैं कि कितने महान मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने तकरीबन 1600 एडी के पास 3 डाइस से वो काम करके दिखाया था, कि रिमार्क्स दिए थे, और उन्होंने बताया था कि टोटल 9 या टोटल 10 आने की प्रोबेबिलिटी में से किसके चांसेस ज्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने भी चांसेस ही कहा था कि 9 या 10 दोनों में से किसके चांसेस ज्यादा हैं अगर हम 3 डाइस को खेलें। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ साल बाद हमारे जीरोनिमो कार्डन नाम के मैथमेटिशियन ने एक एस्से लिखा था तकरीबन 1663 एडी में, जो कि ये बताता था कि जब हम 2 डाइस का इस्तेमाल करें तो फेवरेबल केसेस हमारे जीतने के, हारने के क्या क्या हैं, इस बारे में था। ये बहुत ही शुरुआती बातें हैं जो कि आजकल मुझे लगता है कि 10th क्लास या 11th क्लास में ही समझा दी जाती हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी मटेरियल हमारे पास था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अभी रिसर्च चल ही रही थी 2 डाइस को लेके, 3 डाइस को लेकर। और उसके बाद जो असली काम किया प्रोबेबिलिटी में, बहुत सारा काम किया, वो 2 साइंटिस्ट थे
पास्कल एंड फर्मेट। इन दोनों ने जो काम किया वहां से हम मानते हैं रियल ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो साइंस डेवलप हुई उसमें सबसे बड़ा काम इनका माना जाता है, पास्कल एंड फर्नेट। और इन दोनों ने तकरीबन 1650 एडी में अपना काम किया और काफी सारा जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का काम है वो इन्हीं की देन है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो सब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, बस 11th क्लास को छोड़ के 9th 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कही जाती है या क्लासिकल अप्रोच कही जाती है प्रोबेबिलिटी की। और इन्होंने पहली बार कॉम्बिनेशंस का यूज किया था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया था प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। और फिर जो बड़ा काम हमें दिखाई देता है कुछ साल बाद वो दिखाई देता है जेकब बर्नौली का। बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, +2 में भी है ये टॉपिक। 1700 एडी के अराउंड इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था आर्स कॉन्जेक्टेंडी, जिसमें कि इन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस थी, रिसर्च थी, वो लिखी थी और उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक बर्नौलीज ट्रायल्स के तौर पे आएगा +2 में। और उसके बाद काफी सारे साल बीत गए, तकरीबन 200 साल बीत जाने के बाद या 250 साल बीत जाने के बाद, क्योंकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल अप्रोच में आगे और कुछ था नहीं करने को जब हम इस तरह से चल पड़े। क्लासिकल अप्रोच से हम सब जान ही रहे थे, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि क्लासिकल अप्रोच में क्या था, नंबर ऑफ आउटकम्स दर्ज करने पड़ते थे और जब नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत ज्यादा हो जाएं तो क्लासिकल अप्रोच को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सारे के सारे आउटकम्स नोट करने और उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स काउंट करना। आप 2 डाइस ले लो, 3 डाइस ले लो, 4 डाइस ले लो, आसान है, लेकिन अगर आप 7 डाइस ले लिया आपने 10 डाइस ले लिए, फिर क्या करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हल तकरीबन 200 साल बाद रशियन एक मैथमेटिशियन थे कोलमोगोरोव, उन्होंने सॉल्व कर दी हमारी ये प्रॉब्लम। उन्होंने हमें 1933 एडी में एक बुक दी, बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इसमें उन्होंने एक्चुअली एक्सियोमेटिक अप्रोच पे चलने को कहा। एक्सियोमेटिक अप्रोच, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक्सियोम्स का सहारा लें, तो हमें नंबर ऑफ आउटकम्स सारे के सारे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति साबित हुई प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में, क्योंकि हम एक्सियम्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, हमें नंबर ऑफ आउटकम्स जांचने की, काउंट करने की जरूरत नहीं थी, सैंपल स्पेस इवन बनाने की जरूरत नहीं थी। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा, जिसमें कि उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया था। इवेंट डिफाइन किया था, फिर सैंपल स्पेस डिफाइन किया था, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया था, और काफी सारे एक्सियोम्स दिए थे जो कि 11th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, जिसके बेस पे एक्सियोम्स को यूज करके हम काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये तो थी हमारे टॉपिक की हिस्ट्री कि भाई ये डेवलप कैसे हुई, कब कब हुई और कौन कौन से जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए, जिम्मेदार पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली। अब हम बात करते हैं कि हमने 10+1 तक, 10+1 में क्या पढ़ा था। 10+1 में हम एक्सियोमेटिक अप्रोच पे आ गए थे, जिसमें कि इवेंट, सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे नए नए वर्ड हमें पता चले।
फिर हमें टाइप्स ऑफ इवेंट्स हमने पढ़े। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने पढ़े एक्सक्लूसिव इवेंट्स, याद होगा तुमको। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़े और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े, और उसके बाद हमने एडिशन रूल भी पढ़ा, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी पढ़ा। तो अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारी +2 शुरू होती है, और +2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये पढ़ेंगे सबसे पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए मान लो E और F दो इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज हैपेंड, F हो चुका है तो E के होने के चांसेस क्या हैं। कंडीशन लगा दी कि F हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये इस तरह से है स्टूडेंट्स कि अगर सैंपल स्पेस में F को सैंपल स्पेस मान लिया जाए तो उसमें E के कितने पॉइंट्स हमें मिलेंगे। देखो ये फॉर्मूला हमें यही बता रहा है। हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सबसे नीचे रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पे नीचे क्या है, P ऑफ F, यानी कि F को बेस मानकर हम उसमें E ढूंढ रहे हैं, E इंटरसेक्शन F। तो अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि E F के टाइम पे और F E के टाइम पे हो ही नहीं सकता। एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं, E और F इकट्ठे कभी नहीं होते, इंटरसेक्शन फाई सेट होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला और जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पे आधारित है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि E के होने की संभावना जबकि F हो चुका है, तो हमने करना क्या है, F में ढूंढना है कि E कितनी बार हुआ, अगर वो इकट्ठे हो, एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो। तो E इंटरसेक्शन F का क्या मतलब है कि E के आउटकम्स का एक सेट है, F के आउटकम्स का एक सेट है। तो अब E के आउटकम्स हमने F में ढूंढने कहां कहां हैं, वो इंटरसेक्शन बन जाएगा डिवाइडेड बाय P ऑफ F, यानी कि F में हमने E को ढूंढना है। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही ज्यादा आगे इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। इवन के बर्नौलीज थ्योरम तक, बेस थ्योरम तक जो है वो ये चलती है, और वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में, जो कि हम बात करेंगे तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं ज्यादा इसमें और एक्सप्लेनेशन में ना जाता हुआ हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने अपना एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड होगा। तो ऐसा करता हूं, मैं पेज पलट लेता हूं, देखो पेज खत्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F is 0.3 and probability of E intersection F is 0.2. Find P of E by F and probability of F by E. तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन probability of E 0.6, probability of F 0.3, probability of E intersection F 0.2। तो हमने सबसे पहले E अपॉन F पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो इसका फॉर्मूला है E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये क्या है, E के होने की संभावना जब F हो चुका है, F जो है वो हो चुका, अब उसके बाद E हो पाएगा उसके साथ के नहीं। तो देखो ये सारा डाटा यहां मौजूद है, 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा, P ऑफ F 0.3, यानी कि 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज 2/3,
और ये 2 मार्क्स का और 1 मार्क का बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, डायरेक्टली इसका रिजल्ट आ जाता है बहुत जल्दी, तो ये 1 मार्क में बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का बन जाता है। अब हम P ऑफ F अपॉन E करेंगे, P ऑफ F अपॉन E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्योंकि F इंटरसेक्शन E लिखो चाहे E इंटरसेक्शन F लिखो एक ही बात है, अपॉन P ऑफ E। तो 0.2 अपॉन 0.6 यानी 2 अपॉन 6, ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन 3, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट P ऑफ A अपॉन B इफ P ऑफ B इज 0.5 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.32। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा स्पष्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, गिवन P ऑफ B 0.5 एंड P ऑफ A अपॉन B 0.32। P ऑफ A अपॉन B, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 0.5, ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 50, 2 से कैंसिल हुआ तो 16 अपॉन 25। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इफ P ऑफ A इज 0.8, P ऑफ B इज 0.5 एंड P ऑफ B अपॉन A इज 0.4, फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ A यूनियन B। ये 4 मार्क्स का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर्स का, क्योंकि ये इजी भी है लेकिन साथ में ही इसमें 11th का कंसेप्ट भी यूज होता है, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें पता है हमने क्या करना है, गिवन लिखना है, P ऑफ A 0.8, P ऑफ B 0.5, P ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू 0.4। अब सबसे पहले हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है और वही हम फाइंड कर पाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला फॉर P ऑफ B अपॉन A। नाउ P ऑफ B अपॉन A, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ऑब्वियसली यही फॉर्मूला बनता है इसका, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो P ऑफ B अपॉन A कितना है 0.4 इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B एज इट इज अपॉन P ऑफ A कितना है 0.8। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखो 0.4 इंटू 0.8 दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 0.32, 4 8 32 और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। अब अगला है P ऑफ A अपॉन B। नाउ P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। तो 0.32 डिवाइडेड बाय P ऑफ B कितना है 0.5, तो ये तो फिर वैसा ही बन गया 32 अपॉन 50 मीन्स 16 अपॉन 25। तो आंसर तुम चाहे डेसिमल प्लेसेस में दो चाहे P अपॉन Q फॉर्म में दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट P ऑफ A यूनियन B। लास्टली P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ B, सॉरी P ऑफ A, वैसे B भी चलता कोई बात नहीं थी, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा 11th क्लास से। तो P ऑफ A कितना है, P ऑफ A है 0.8 यानी कि 8 अपॉन 10 प्लस, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो P बाय Q फॉर्म में लिखा है तो इसे भी हम P बाय Q फॉर्म में लिखेंगे,
पी ऑफ बी कितना है 0.5 यानी 5/10 माइनस 16/25। अब इसको भी अगर हम 2 से कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल कर दें तो कितना बन जाएगा 4/5 प्लस 1/2 माइनस 16/25। तो एलसीएम कितना हो गया 25, 2 और 5 का 50 एलसीएम हो गया। तो यहां पे 4 की जगह क्या आ जाएगा 4/5 इंटू 50, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं 10 तो 40 प्लस 1/2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 माइनस 16/25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर रह जाएगा तो आएगा 32। तो ये कितना बन गया देखो, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 65 40 प्लस 25 माइनस 32 तो 3 and 3 तो 33/50। तो ये आंसर आ गया हमारा। देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 33/50। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। तो अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स एक गलती हो गई है मुझसे भाई, बहुत एकदम से फ्लो में काम करते करते कई बार गलती हो जाती है। ये फॉर्मूला तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद मैंने ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी थी 0.32 उसकी जगह मैंने पी ऑफ ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी पुट कर दी। ये मैंने गलती कर दी यहां पर, तो ये ठीक कर लो। ये सारी कैलकुलेशन गलत हो गई है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें आएगा मैं यहां लिख देता हूं, ये गलत हो गया आंसर। 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आएगा 0.98। तो कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए हो गई कि मैं पी ऑफ ए अपॉन बी सॉल्व करके हटा था, तो वही चीज मैंने यहां पुट कर दी। तो ये मुझसे गलती हो गई, इसे ठीक कर लेना। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4। पिछला जो गलत क्वेश्चन हुआ प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे से एक मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया है, कोशिश की है कि मैं ठीक कर सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 एंड पी ऑफ ए अपॉन बी इज 2/5। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2-3 साल लगातार बोर्ड के पेपर में रिसेंटली आता रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये आसान क्वेश्चन है, देखने में आसान लग रहा है भी आसान, लेकिन फिर भी ये पेपर में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पेपर के पैटर्न भी बदले हैं। 3 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स या 3 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हुआ है प्रोबेबिलिटी में से। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 कॉमा पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5। तो यहां से हम पी ऑफ ए और पी ऑफ बी पता कर लेंगे। कैसे, देखो ट्वाइस ऑफ पी ए किसके बराबर है 5/13 एंड पी ऑफ बी किसके बराबर है 5/13। देखो पी ऑफ बी 5/13 के बराबर है, लेकिन पी ऑफ ए का ट्वाइस 2 इंटू पी ऑफ ए 5/13 के बराबर है। ये इस तरह से गिवन है। तो पी ऑफ ए कितना आ गया 5/26 कॉमा पी ऑफ बी 5/13 कॉमा, और लास्ट में हम लिख लेते हैं पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5। अब हमने पता करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि हमें इंटरसेक्शन भी पता करना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन पता करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है ना ए इंटरसेक्शन बी, वो हेल्प करेगा हमारी। तो P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इंप्लाइज P ऑफ A अपॉन B कितना दे रखा है 2/5 इज इक्वल टू, ये हमने पता करना है इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B कितना है, P ऑफ B है 5/13। तो ये 5/13 सारा का सारा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इंप्लाइज
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 तो पहले ही था, मल्टीप्लाई ये 5/13 इधर पहुंच गया, तो ये आ गया 2/13, 5 से 5 हो गया कैंसल। तो अब जब इंटरसेक्शन है, पी ऑफ ए भी है और पी ऑफ बी भी हमारे पास है, तो हम बहुत आसानी से वो एडिशन रूल के चलते पी ऑफ ए यूनियन बी पता कर सकते हैं। तो करते हैं, चलो। नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना था 5/26 प्लस पी ऑफ बी कितना है 5/13 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया 2/13। तो यहां पे 26 एलसीएम आ गया, यहां पे 5 आ जाएगा, देखो 5/26 है, प्लस यहां पे नीचे 13 है, तो ऊपर वाला नंबर ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 5/13 इंटू एलसीएम, तो ये 2 तो 5 2 10, यहां पे 10 आएगा, और माइनस अब 2/13 है, इसका भी डबल हो जाएगा 4, तो कितना आ गया देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हो गया 15 माइनस 4 11/26। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के कई क्वेश्चन और बन जाते हैं अगर हम यहाँ पे 5/13 की जगह कुछ और नंबर दे दें और यहाँ पे कोई और नंबर दे दें, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तुम्हें जरूर आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे हमने क्या ड्रॉ की इंफॉर्मेशन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी ऑफ ए इज 6/11, पी ऑफ बी इज 5/11 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/11, फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए अपॉन बी, पी ऑफ बी अपॉन ए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे। पी ऑफ ए 6/11, पी ऑफ बी 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। तो हमें इंटरसेक्शन पता करने के लिए वही 11th का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर हमारे पास आ गया 7/11 इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये इधर आ गया, माइनस का प्लस में आ गया, और ये नंबर 7/11 इस तरफ चला जाएगा। 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 इज इक्वल टू, देखो 11 एलसीएम सेम है, तो 6 प्लस 5 माइनस 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 माइनस 7 4 अपॉन 11, ये आ गया हमारे पास। तो देखो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जरूर लिखना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/11 अपॉन पी ऑफ बी कितना है 5/11। तो ये आ गया 11 से 11 कैंसल, 4/5, और पी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो 4/11 अपॉन 6/11, तो 4/6, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2/3। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने पहले 5 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज के फटाफट निपटा लिए। छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो। और अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 रेटिंग पे रेटिंग जरूर देना।
4 या 5 अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक इसलिए, लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक कामयाब हो सका तुम्हें क्वेश्चन समझाने में, कंसेप्ट समझाने में, और शेयर इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। और अपनी ट्यूशन से तुम निजात पा सकते हो। सिर्फ तुमने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट को जाके चेक करना है। अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो तुम्हें चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स की वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सिर्फ तुम्हारी क्लास की नहीं, 10th और 11th क्लास की भी। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ जो 10th 11th क्लास में हैं कि वो फॉलो करें, और ट्यूशन को अलग हटा दो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस तरह से सिलेबस को कवर करूं, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चन, ताकि तुम्हें ट्यूशन की बिल्कुल कमी महसूस ना हो। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।